25-30 साल में SIP कर रहा हूँ, मैंने एक कॉर्पस बना लिया और वहाँ से मैं अगर विड्रॉ करता हूँ तो उसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोल सकते हैं। तो वो प्राइस माइनस करके जो कैपिटल गेन बचता है उतना ही टैक्स के लिए ऑफर होगा। और उसमें से 4 एसेट्स है, रियल इस्टेट, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम एंड इक्विटी। ये चारों एसेट्स में या किसी भी एसेट से 2 तरह के रिटर्न्स मिलते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है तो आपको स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहिए। और आज के डेट में मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम सीनियर सिटीजन्स SWP कर रहे हैं। एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में निवेश करना चाहता हूँ, वहाँ पे भी SWP मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो ये SWP सिर्फ रिटायर्ड लोगों के लिए वरदान नहीं है। तो ये हर एक वो आदमी जिसको फाइनेंशियली जल्दी इंडिपेंडेंट होना है वो SWP के लिए सोच सकता है। वहाँ से लेकर अभी मल्टी एसेट एलोकेटर फंड्स भी आए हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन है। तो SWP इन म्यूचुअल फंड्स कैन बी टैक्स एफिशिएंट एज वेल एज रिलेटिवली लिटिल हायर कैश फ्लो जनरेटिंग पॉसिबिलिटी है। I will suggest not to start SWP immediately by putting entire corpus into that aggressive asset class. बोनसेस आते हैं वो भी डालिए, कुछ इनहेरिटेंस आता है वो भी डालिए, तो SIP प्लस लमसम हुआ एंड प्लस SWP is my retirement early retirement plan. See, sometimes it is wise to take a tactical call to stop your SWP. नमस्कार, वेलकम बैक टू द बिग बग्स पॉडकास्ट। पिछले एपिसोड में हमने जाना सोना और चांदी, इसमें आप किस तरह से अपना पैसा निवेश कर सकते हो। लेकिन आजकल अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो चुकी है, लगभग 80 लाख करोड़ ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल साइज हुआ है, जिसमें से 25,000 करोड़ लगभग SIP बुक का साइज हुआ है। लेकिन आजकल SIP के साथ साथ हम एक बज़वर्ड सुन रहे हैं जिसका नाम है SWP। तो आज के हमारे एपिसोड का मुख्य ऑब्जेक्टिव है इस SWP के बारे में जानना। SWP और SIP में क्या अंतर है, उसमें टैक्सेशन के क्या डिफरेंस है, ये किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है और इसमें क्या मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है, ये सब चीजें हम आज के एपिसोड में जानने वाले हैं। सो वेलकम बैक आवर गेस्ट मिस्टर विपुल शाह सर। नमस्कार। सो एज वी ऑल आर अवेयर, सर CA, CFA, MBA फाइनेंस और बिग बग्स फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है। सो आज हम जानेंगे SWP के बारे में। सो सर, पहला सवाल, SWP और SIP इसमें मुख्य अंतर क्या है? सो प्रसाद, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो ये कैश फ्लो मैकेनिज्म है जहाँ पे हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से इनकम जनरेशन के फेज़ में आएगा। जब मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ तो मैं निवेश करूँगा। और SWP इसके एग्जैक्टली अपोजिट है कि वहाँ पे मैं सिस्टमेटिकली विड्रॉल करूँगा मेरा जो कॉर्पस है उसमें से, एंड दैट इज़ अ वे ऑफ टेकिंग आउट कैश फ्लो फ्रॉम म्यूचुअल फंड। सो वन वे इज़ पुटिंग मनी इनटू म्यूचुअल फंड, जहाँ पे हम बोलेंगे निवेश कर रहे हैं तो SIP है। और अगर जो निवेश करके एक बड़ा कॉर्पस मैंने बना लिया, मान लीजिए सालों बाद 25-30 साल में SIP कर रहा हूँ, मैंने एक कॉर्पस बना लिया और वहाँ से मैं अगर विड्रॉ करता हूँ तो उसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोल सकते हैं। तो जानकारी के लिए आसान करने के लिए 2 प्रोडक्ट्स सामने लाते हैं बैंकिंग वाले, जो समझने के लिए आसान है। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट बैंक्स में करते हैं तो हर महीना हम निवेश करते रहते हैं, और अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता हूँ जहाँ से मुझे हर महीना ब्याज मिलेगा, तो ये मैं SWP के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरा FD जैसा एक लमसम कॉर्पस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है ऑलरेडी, और वहाँ से हर महीना में कुछ विड्रॉवल ले रहा हूँ। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो एक है इनकम जनरेशन फेज में पुटिंग मनी, एंड दूसरा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में विड्रॉइंग मनी। म्यूचुअल फंड से ही करेंगे, दीज आर जस्ट कैश फ्लो मैकेनिज्म इन इटसेल्फ। ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ कैश फ्लो मैकेनिज्म है। बहुत बार लोग बोलते हैं मैं म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करता हूँ बट मेरा SIP चल रहा है। राइट। तो SIP इज जस्ट अ वे ऑफ पुटिंग मनी इनटू म्यूचुअल फंड। सो ये अलग नहीं है। म्यूचुअल फंड बड़ी कंसेप्ट है और उसके अंडर ये SIP, SWP और एक भी आपने सुना होगा STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो एक स्कीम में से दूसरी जगह पैसा अगर सिस्टमेटिकली ट्रांसफर करते हैं तो उसको STP मतलब बस पैसा कैसे इन्वेस्ट होगा और कैसे रिमूव होगा, कैसे विड्रॉ होगा, इसका ये प्लान है, राइट? यस। ओके। तो आप भी अभी आपने जैसे एग्जांपल दिया FD का, सो
अगर मेरे पास एक बड़ा लमसम अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 10 लाख रुपीज़, अगर मेरे पास आज 10 लाख रुपए है तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है जैसे कि मैं उसकी एफडी कर सकता हूँ। तो एफडी से क्या एसडब्ल्यूपी प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना या फिर निवेश करना, जैसे आपने कहा, तो दोनों में से फायदेमंद कौन सा हो सकता है और उससे जुड़ी हुई रिस्क क्या क्या है? तो इसमें मान लो कि एफडी में हर महीना ब्याज मिल रहा है, तो एक तो डिफरेंस रहेगा टैक्सेशन का, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिलता है वो मुझे सीधा सीधा टैक्सेबल है। और जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ 10 लाख रुपए और वहाँ से विड्रॉवल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो मैं विड्रॉ करता हूँ वो यूनिट्स बेच के करता हूँ। और जब मैं यूनिट्स बेचता हूँ तो उस यूनिट की खरीदारी या कुछ प्राइस भी होगा जिस पर मैंने वो खरीदा होगा, तो वो प्राइस माइनस करके जो कैपिटल गेन बचता है उतना ही टैक्स के लिए ऑफर होगा। तो सीधी सी बात है, 10 लाख के एफडी के ऊपर अगर मुझे 70,000 रुपया ब्याज मिलता है तो पूरा टैक्सेबल होगा। और यहाँ पे मान लो 70,000 रुपये के यूनिट्स में सेल करके कैश फ्लो जनरेट करता हूँ, तो वो 70,000 का कैश फ्लो जनरेट करते टाइम जो यूनिट्स मैंने बेचे हैं उसकी खरीदारी अगर 50,000 होगी कीमत, तो 70,000 माइनस 50,000 तो 20,000 रुपये पर ही मुझे टैक्स लगेगा। तो पहली चीज़ तो सीधे सीधे टैक्स एफिशिएंसी पर आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि हम फिक्स डिपॉजिट में जब निवेश करते हैं तो मेरा प्रिंसिपल वेरी नहीं होगा। जो प्रिंसिपल है, मेरी मूल राशि है 10 लाख रुपए की, वो वैसे ही रहेगी। म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं और एसडब्ल्यूपी किसी कॉर्पस में से करते हैं तो म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स है उनकी एनएवी हर दिन चेंज होती रहती है। और यहाँ पे दो डायनामिज्म है, एक तो मेरी एनएवी चेंज हो रही है और दूसरा मैं यूनिट्स बेच भी रहा हूँ। तो इसका जो सीधा सीधा असर मेरा प्रिंसिपल पर भी पड़ेगा, क्योंकि राशि ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा कॉशियसली प्लान करना पड़ेगा कि मैं कितना एसडब्ल्यूपी या कितना विड्रॉल करूँ। तो ये दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तीसरा इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन से ऑप्शन में से एसडब्ल्यूपी कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड टैक्सेशन वाले फंड में से विड्रॉ कर रहे हो, मान लो किसी हाइब्रिड फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड या किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में से, तो पर ईयर 1.25 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है। तो ये तीसरा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे देखना चाहिए। बट इसके सिवा एक मेथड है, जैसे IDCW बोलते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉल। ये म्यूचुअल फंड में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। पहले उसको डिविडेंड ऑप्शन बोलते थे। तो पहले क्या था, डिविडेंड ऑप्शन, डिविडेंड्स वेर नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। वो डिविडेंड की जो राशि मिलती थी वहाँ पे फंड लेवल पर ही टैक्स लगता था, DDT आई थिंक, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो वो फंड लेवल पर टैक्स लगता था, निवेशक के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं था पहले। उसके बाद अभी रूल्स चेंज हुए, तो अभी जो IDCW ऑप्शन है, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉल वाला ऑप्शन है, उसके थ्रू जो कैश फ्लो आ रहा है वो डायरेक्टली टैक्सेबल हो रहा है। जैसे डिविडेंड इनकम ट्रीट करके आज डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल है, इंडिविजुअल के इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है, उस तरह से ये टैक्सेबल हो रहा है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या आप इस पे थोड़ा विस्तार से बात कर सकते हैं? मतलब अगर मेरे हाथ में डिविडेंड आ रहा है, IDCW जो आपने स्कीम बताई, तो मुझे उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा? मतलब वो कैपिटल गेन के अंडर आएगा या फिर मुझे जो मेरा स्लैब रेट है उसके हिसाब से उस पर टैक्स देना मेरे पड़ेगा? स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो अभी ये मेरे पास 3 ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालना है और हर महीना इंटरेस्ट आएगा, वो पूरा टैक्सेबल हो रहा है। मेरे पास म्यूचुअल फंड का ग्रोथ ऑप्शन मैंने लिया है और वहाँ से मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। और मैं म्यूचुअल फंड का IDCW ऑप्शन लेता हूँ तो वहाँ पे अलग से टैक्सेशन रहेगा। तो ये तीनों चीज़ों का टैक्सेशन अलग है। और ये जो SWP का मैकेनिज्म है, हमेशा मैं कहता हूँ एसेट्स मेनली हम 4 तरह के एसेट्स देखेंगे, है तो 5, और उसमें से 4 एसेट्स है, रियल इस्टेट, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम एंड इक्विटी। ये चारों एसेट्स में या किसी भी एसेट से 2 तरह के रिटर्न्स मिलते हैं। एक है वहाँ से मिलने वाला रेगुलर कैश फ्लो और दूसरा है उसका कैपिटल एप्रिसिएशन पोर्शन। तो जब मैं फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता हूँ तो मेरा रेगुलर कैश फ्लो इज़ वेरी हाई एंड कैपिटल गेन पोर्शन नहीं होता है फिक्स डिपॉजिट में। बॉन्ड्स की प्राइसेस थोड़ी अलग रहेगी। अगर वहीं मैं जाता हूँ इक्विटी में तो मुझे डिविडेंड मिलता है विच इज़ पाल्ट्री, बट मेरा मेजर फोकस बन जाता है कैपिटल एप्रिसिएशन की तरफ। मैं गोल्ड में निवेश करता हूँ, SGB सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स छोड़ के मुझे एक्चुअल गोल्ड पर कोई भी इनकम नहीं मिलता,
बट मैं कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए गोल्ड में निवेश करता हूँ। और जब मैं प्रॉपर्टी में निवेश करता हूँ तो मुझे रेंट मिलता है और मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। तो किसी भी एसेट का टोटल रिटर्न देखना चाहिए। जब हम ये SWP के बारे में बात कर रहे हैं तो लोगों के दिमाग में यही है कि मुझे FD फिक्स डिपॉजिट से कुछ रेगुलर ब्याज मिलता है, मुझे प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है और मुझे म्यूचुअल फंड के थ्रू SWP से कैश फ्लो मिलने वाला है। तो मैं कहाँ पे निवेश करूँ? तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में मुझे 6-7% जो भी ब्याज मिलेगा पूरा टैक्सेबल होगा। SWP में जो करूँगा अमाउंट, वहाँ पे सिर्फ कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। रियल इस्टेट में मेरा रेंट नॉर्मली थोड़ा कम रहता है, 6-7% मिलना मुश्किल बात है, कहीं कुछ ऑप्शंस में रहेगा बट नॉर्मली कम रहता है। और उस पर ऑन एन एवरेज 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन में पकड़ लूँ और इन्वेस्टर अगर मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स स्लैब में है तो रफली 20% टैक्स आएगा, रफली मैं बोल रहा हूँ। तो इस सारी चीज़ों का अगर मैं कंपेयर करूँ ये सारी चीज़ें एक साथ, तो म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड टैक्सेशन वाले फंड का SWP मेरे लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा टैक्सेशन के हिसाब से। तो सर हम एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल केस स्टडी लेते हैं और उसके हिसाब से हम समझ लेंगे कि SWP कैसे आपको बेनिफिशियल हो सकता है। पहला तो सवाल मेरा ये था कि SWP आपको शायद सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए, मतलब एक स्थिर आय चाहिए, इसी के लिए यूज होने वाला प्रोडक्ट है। तो क्या ये सही बात है कि SWP सिर्फ रिटायर्ड लोगों के लिए है, या फिर जो युवा निवेशक है वो भी क्या ये SWP का फायदा आज के टाइम में ले सकते हैं क्या? तो मैं हमेशा बोलता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है तो आपको स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? तो मेरे पास मेरा रेगुलर काम जो मैं कर रहा हूँ वो छोड़ के भी कहीं से और जगह से रेगुलर कैश फ्लो आना चाहिए। तो SWP रिटायर्ड लोगों के लिए बेनिफिशियल ज़रूर है और आज के डेट में मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम सीनियर सिटीजन्स SWP कर रहे हैं। बट ऐसे कई सारे प्रोफेशंस है, स्पेशली मैं बोलूँगा IT प्रोफेशन, एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पे मिड लाइफ क्राइसिस बहुत आ रहा है, मैं बोलूँगा कि उनका इनिशियल अर्निंग बहुत हाई है। अगर वो अच्छी तरह से सेव करके निवेश करते हैं अच्छी तरह से और कॉर्पस बना लेते हैं तो वो भी उस स्ट्रीम को देख सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनको बिजनेस में अनसर्टन कैश फ्लोज आते हैं तो वो भी कोई लमसम कॉर्पस अगर इकट्ठा करके निवेश करते हैं तो वो भी SWP से उनका रेगुलर घर का खर्चा और बाकी चीज़ों को चला सकते हैं, जिससे वो एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस कर सकते हैं। एक चीज़ है जहाँ पे मैं अगर एक मॉडल की जगह, मतलब एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में निवेश करना चाहता हूँ, वहाँ पे भी SWP मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे मान लो कि मेरे पास लमसम कॉर्पस आया बट मुझे वो डर लग रहा है निवेश करने के लिए, तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं निवेश कर दूँ किसी हाइब्रिड या डेट, मतलब थोड़ा डेट एक्सपोजर, मतलब इक्विटी ओरिएंटेड टैक्सेशन रहेगा, वहाँ पे मैं निवेश करता हूँ। वहाँ से जो विड्रॉवल आता है भले वो मैं स्मॉल मिड कैप जैसे एग्रेसिव ऑप्शंस में निवेश कर सकता हूँ। तो ये अलग अलग चीज़ है। फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से मैं तो कहूँगा जितना जल्दी, जो फायर कंसेप्ट है हम हमेशा बोलते थे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली, उसके लिए तो SWP जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना अच्छा है। मतलब उतना कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि फिर क्या है, मान लो मैं हमेशा बोलता हूँ 15-15-15 का रूल, 15,000 15 साल के लिए अगर 15% से निवेश करते हो, 25 की आयु में मैंने ये निवेश करना शुरू कर दिया तो 40 साल के करीब मेरा 1 करोड़ का कॉर्पस बन सकता है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स बता रहा हूँ। अब 1 करोड़ पर मान लो अगर मैं 5% से भी विड्रॉल लेता हूँ तो लगभग 5 लाख साल का हुआ तो महीने का 40,000 का कैश फ्लो आ सकता है। तो किसी को 40 की उम्र में अपनी पैशन को फॉलो करना है और इतने कैश फ्लो से उसका घर चल रहा है तो ही कैन ईजिली थिंक ऑफ क्विटिंग हिज जॉब एंड परस्यू हिज पैशन। सो ये SWP सिर्फ रिटायर्ड लोगों के लिए वरदान नहीं है। तो ये हर एक वो आदमी जिसको फाइनेंशियली जल्दी इंडिपेंडेंट होना है वो SWP के लिए सोच सकता है। बट यस, उसके लिए उसको रेगुलर निवेश करके अच्छा कॉर्पस बनाना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं मतलब शुरुआत में SIP करो और बाद में SWP करो। यस, मैं हमेशा बोलता हूँ SIP करो, आपको बोनसेस आते हैं। अगर जॉब कर रहे हो तो SIP कीजिए एग्रेसिवली, उसको स्टेप अप भी कीजिए, बोनसेस आते हैं वो भी डालिए, कुछ इनहेरिटेंस आता है वो भी डालिए। तो SIP प्लस लमसम हुआ एंड प्लस SWP इज माई रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट प्लान। क्योंकि आप SIP कर रहे हो, जो कुछ भी लमसम आ रहा है वो भी डाल रहे हो, जितना कंपाउंडिंग कर सकते हो उससे वो आप अच्छा कॉर्पस बना रहे हो एंड वहाँ से आप
विड्रॉवल शुरू कर दोगे तो दैट इज एज गुड एज योर अर्ली रिटायरमेंट प्लान, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टैक्स इफिशिएंट पेंशन प्लान आई विल से. Obviously returns do matter and returns are already there when you are investing in equity oriented instruments. तो अगर ये सब चीज़ें देखें तो this can be one of the best pension plans for all the investors. क्या हम इसे एक रेगुलर रियल लाइफ केस स्टडी से जुड़ के समझ सकते हैं क्या? लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं एक 60 की मेरी उम्र हो गई है एंड नाउ आई एम अबाउट टू रिटायर. तो मुझे पीएफ का मेरा पैसा आएगा, ग्रेचुटी का पैसा आएगा, ऐसा लगभग करके मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए आने वाला है. और जिससे मेरे पास 2 ऑप्शन है, जैसे आपने कहा कि आइदर आई कैन इन्वेस्ट इन एफडी और आई एम कंसिडरिंग म्यूचुअल फंड. तो पहली चीज़ तो एफडी में मैं अगर पैसा निवेश करता हूँ तो उस पर मुझे ब्याज अगले महीने ही चालू हो जाएगा, विच आई वॉन्ट एक्चुअली. तो फिर अगर मैंने वही पैसा एचडब्ल्यूपी में लगाने का सोचा, मतलब म्यूचुअल फंड में मैं लमसम इन्वेस्ट करूंगा और उससे एचडब्ल्यूपी से मेरा एक रेगुलर इनकम चलता रहेगा, तो क्या एचडब्ल्यूपी एफडी के जैसे ही मैंने विड्रॉवल के बारे में वैसा ही सोचना चाहिए, या फिर अगर मैं एचडब्ल्यूपी कर रहा हूं तो क्या मुझे कुछ साल रुकना पड़ेगा, उसके बाद विड्रॉवल चालू होगा, या फिर एफडी के जैसा मैं पहले महीने से ही उसमें से ब्याज यानी कि इंटरेस्ट जैसे एफडी पे मिलता है वैसे एचडब्ल्यूपी से मैं कुछ मेरा प्रॉफिट विड्रॉ कर सकता हूं क्या? अब इसमें प्रसाद 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट कि आप एफडी जितना ही कैश फ्लो चाहते हो क्या, नंबर 1. नंबर 2 जो नॉर्मली रहेगा लोगों का कि उतना कैश फ्लो चाहिए. नंबर 2 किस फंड में निवेश कर रहे हो, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेशन भी निर्भर है. तो उसमें से पहली चीज़ पर आता है कि फिक्स डिपॉजिट जितना ही कैश फ्लो चाहिए. मान लीजिए 1 करोड़ रुपए पर 7.2% ब्याज मिल रहा है. कैलकुलेशन ईजी हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो 7,20,000 आता है, तो 60,000 पर मंथ कैश फ्लो आएगा. टैक्सेशन विल बी एज पर इन्वेस्टर स्लैब. इन केस ऑफ एचडब्ल्यूपी फ्रॉम म्यूचुअल फंड 7.2 इज अ रिलेटिवली हायर थिंग, बट ठीक है, आपको चाहिए उतना कैश फ्लो तो यू कैन विड्रॉ. मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पैसा किसी एग्रेसिव या बैलेंस्ड फंड में जाएगा जो इक्विटी ओरिएंटेड रहेगा. वहाँ पे 10-12% रिटर्न्स मिल सकते हैं. इसकी कोई भी गारंटी नहीं है. यहाँ पे मैं कोई भी डिस्क्लेमर हमेशा मैं देता हूँ कि म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं है. पास्ट परफॉर्मेंस मे नॉट बी रिपीटेड एंड म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. तो अगर ये देखोगे तो 10-12% का अगर मैं रिटर्न एज्यूम करता हूँ तो क्या होगा, मैं 1 करोड़ रुपया निवेश कर रहा हूँ, 7,20,000 रुपया विड्रॉ कर रहा हूँ. वो विड्रॉ करते टाइम अब मेरा पहली चीज़ इसमें टैक्सेशन आएगा. तो इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो 7,20,000 रुपया आता है पहले साल का, एटलीस्ट उतना कॉर्पस, या मैं सजेस्ट नॉर्मली करता हूँ कि 1.5 से 2 साल का कॉर्पस आप लिक्विड फंड में रखो. तो मैं क्या करूँगा, ये 1 करोड़ में से 15 लाख मैं लिक्विड फंड में डाल दूंगा सीधे. रीज़न बीइंग ये 15 लाख में से हर महीना मैं विड्रॉ करूँगा पहले 2 साल, सो दैट मेरे पोर्टफोलियो को थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगा. अब जो 85 लाख रुपीस बचा है वो मैं निवेश कर सकता हूँ. बस मैं एक बात यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जो आपने अभी कहा, तो मतलब पहले 2 साल जो मैं विड्रॉल लेने वाला हूँ एचडब्ल्यूपी के थ्रू, वो मुझे उस लिक्विड फंड से लेना है, ना कि मेरे इक्विटी फंड से लेना है, राइट? यस, करेक्ट. तो आपको 15 लाख में से ही विड्रॉल लेना है जो लिक्विड फंड में से है. वहाँ पे आपको 5 से 7% जो कुछ भी मार्केट रेट के हिसाब से उस निवेश पर कुछ थोड़ा बहुत कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा. ये कैश फ्लो आपने जनरेट कर लिया तो पहले 2 साल का दिक्कत आपका खत्म. बाकी बचा 85 लाख यू कैन इन्वेस्ट. आफ्टर 2 years इफ़ यू स्टार्ट विड्रॉइंग, तो इसमें कैसा है, अगेन वहाँ पे अलग अलग स्लैब्स थे. जैसे 35 to 65% इक्विटी पोर्शन वाले, इसमें आपको 12.5% टैक्स है 2 साल के बाद. और पूरा इक्विटी ओरिएंटेड है तो आपको नॉर्मल टैक्सेशन 1 साल के बाद ही वो अवेलेबल होगा. मेरा कहना है द मोमेंट यू इम्पार्ट सम इक्विटी इनटू द पोर्टफोलियो, तो 2 साल के लिए तो रुकना जायज़ बनता है. तो पहले 2 साल के लिए मैं बोलूँगा पैसा लिक्विड फंड में रखिए, और तीसरे साल से आप विड्रॉ करना शुरू करेंगे तो बेहतर रहेगा. अब ये पहले 2 साल में आपको टैक्सेशन कैसे लगेगा, इसमें तो 15 लाख में से मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, राइट? तो उस पर मुझे जो 7,20,000 में निकालूंगा उसमें हार्डली 40-50 हज़ार रुपया टैक्सेबल आएगा, क्योंकि 7% से ही 5 से 7% तो रिटर्न मिलने वाला है. तो 15 लाख पर 7% हुआ 1 लाख रुपया, और मैं जिस हिसाब से विड्रॉ कर रहा हूँ आधा अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूँ, तो 40-50 हज़ार पर टैक्स आएगा. अगले साल वापस वही 40-50 हज़ार पर टैक्स आएगा. तीसरे साल से जब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ मेरे मेन कॉर्पस में से, अब 3 साल में उस पर कुछ एप्रिसिएशन हुआ होगा, तो मान लो जो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ उसमें लगभग 15 से 18% कैपिटल एप्रिसिएशन का पोर्शन है. तो 7,20,000 में से मैं
एज्यूम कर रहा हूँ 6 लाख रुपया मेरा कॉस्ट रहेगा और 1,20,000 मेरा टैक्स को ऑफर होगा, उसमें भी 1,25,000 का गेन एग्जाम है। राइट। अब मेरा बाकी कुछ इनकम है तो उस हिसाब से टैक्सेशन लगेगा, बट दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड टैक्स एफिशिएंसी। ये 2 सिनारियो हमने चेक किए। और मेरे ख्याल से सर वो जो 1,25,000 का अमाउंट टैक्स एग्जम्प्ट है वो पर पैन है। सो अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों भी सीनियर सिटीजन है, सो मतलब मैं मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, लमसम निवेश है, वो मैं बाइफरकेट भी कर सकता हूँ, तो मुझे आइडियली जो एडवांटेज है वो 2.5 लाख का मिलेगा, ना कि 1,25,000। करेक्ट। तो पर पैन है तो आप फैमिली मेंबर्स में ये स्प्लिट कर सकता हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने 2 सिनारियोज देखे, मैं इसमें और एक सिनारियो ऐड करना चाहूँगा। मान लो कोई निवेशक कहता है ये 1 करोड़ रुपए में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में डालता हूँ, तो आज के डेट में हम पूना मार्केट की बात कर सकते हैं। रेंटल यील्ड पुणे मार्केट में 2 से 3% है, तो 1 करोड़ के ऊपर सिर्फ 25,000 तक का रेंट मिलता है, और ये 3% प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन 4-5% मैंने पकड़ा, तो ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते। इसके सिवा वैकेंसी भी आती है, मतलब प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं जाए ऐसे भी कुछ महीने होंगे, प्लस मुझे प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, मुझे मेंटेनेंस का भी जो कॉस्ट है वो बेयर करना है, और इस पर मुझे इफेक्टिवली 20% टैक्स लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें देखी तो मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत लोग सोचते हैं कि उनके पास जो एडिशनल प्रॉपर्टी है, रियल इस्टेट है, उसके इंटरेस्ट पर उनका पेंशन चलेगा। मेरा ये कहना होता है कि नॉर्मली वो कैश फ्लो फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले और SWP के मुकाबले कम रहेगा। तो आपको अच्छी लाइफस्टाइल भी चाहिए, तो SWP इन म्यूचुअल फंड्स कैन बी टैक्स एफिशिएंट एज वेल एज रिलेटिवली लिटिल हायर कैश फ्लो जनरेटिंग पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली आपने ये एग्रेसिव नहीं करना चाहिए, आपने सोचना चाहिए कि मैं किस रेट से विड्रॉल लगाऊं। बहुत बार लोग सोचते हैं म्यूचुअल फंड में 10-12% रिटर्न मिलता है, तो मैं क्यों ना सालाना 10-12% विड्रॉ करूं। तो ये बहुत ही एग्रेसिव। आपके हिसाब से सर आइडियल विड्रॉल रेट क्या होना चाहिए? यूएसए में ऐसे बोलते हैं कि 4% रूल है। एक्चुअली मैंने अभी कृष्णन शर्मा सर करके एक बहुत ही विशेषज्ञ है इस फील्ड में, वो पहले HDFC म्यूचुअल फंड में ट्रेनिंग हेड हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सही एक कंसेप्ट बताई, अक्षय पात्र। तो मुझे अगर लाइफ में रिटायर होना है तो मेरे पास कितना कॉर्पस चाहिए, तो जो भी मेरा खर्चा है तो उसको मैं 4% से अगर जोड़ दूँ, सालाना मेरा खर्चा मान लो 12 लाख रुपया है, तो उसको मैं 4% से डिवाइड करूँ तो उतना कॉर्पस मुझे चाहिए, मतलब 3 करोड़ चाहिए। उसका दूसरा ये अर्थ निकलता है कि 3 करोड़ पर 4% में विड्रॉ करूँ तो सफिशिएंट है। नाउ दिस रूल इज फ्रॉम USA, ठीक है। इंडियन सिनारियो में और मेरा खुद का इन्फ्लेशन और इस हिसाब से मैं देख सकता हूँ, आइडियली 6-7% थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, बट लोगों का साइकोलॉजी है कि मुझे जितना FD में मिल रहा है उतना मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। तो मैं 6% का रूल अगर यूज़ करता हूँ तो 6% तक विड्रॉ करना सही रह सकता है। इसमें भी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पहले 2 साल हो सके तो पैसा लिक्विड फंड से विड्रॉ कीजिए, सो दैट योर पोर्टफोलियो विल गेट स्टेबिलिटी। आई विल सजेस्ट नॉट टू स्टार्ट SWP इमीडिएटली बाय पुटिंग एंटायर कॉर्पस इनटू दैट एग्रेसिव एसेट क्लास। दूसरी चीज़ ऐसी है कि हर साल उसमें थोड़ा इन्फ्लेशन भी जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है। तो आज मान लो मैंने 1 करोड़ रुपया डाला और मेरा आज का महीने का खर्चा 50,000 है, तो पहले साल तो 6% विड्रॉल से चल जाएगा, बट नेक्स्ट ईयर माई एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 5-6%। सो उस हिसाब से मेरा विड्रॉल भी होना ज़रूरी है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे SWP में अवेलेबल है, बिकॉज एक तो मैं टेक्नोलॉजी की वजह से ये इजीली चेंज कर सकता हूँ द अमाउंट ऑफ विड्रॉल। ये फ्लेक्सिबिलिटी मेरे साथ फिक्स डिपॉजिट्स में नहीं है। तो ये बेनिफिट SWP का ये भी है कि मेरा पैसा बढ़ने की भी चांसेस है, रिटर्न्स ज़्यादा आने के, और मैं कैश फ्लो भी ट्वीक कर सकता हूँ, कैश फ्लो चेंज कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि SWP बहुत मायनों में हमें एफिशिएंसी दे सकती है। टैक्स एफिशिएंसी तो एक पार्ट है, बट विड्रॉल के लिए भी एफिशिएंसी है, एंड हम जिस एसेट क्लास को चूज़ करेंगे उसके हिसाब से रिटर्न्स, थोड़ा एडिशनल रिटर्न्स जनरेट करने का पॉसिबिलिटी भी रह सकता है यहाँ पे। ओके, अभी हमने बात की जैसे वीडियो में एसेट एलोकेशन के बारे में, कि आपके पास प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, गोल्ड सिल्वर का ऑप्शन है, FD का ऑप्शन है, एंड म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम्स का ऑप्शन है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बना के रखा है, दैट इज एसेट एलोकेशन। सो वो आप जरूर देखिएगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो अभी आपने बात की, लेट्स कंसिडर द वर्स्ट केस, और ऐसा हो जाता है कि मैंने एक लमसम अमाउंट मेरे दिमाग में रखा और मैंने जिस साल में वो पैसा निवेश किया
उसके बाद 2-3 साल में मार्केट में रिटर्न आ ही नहीं रहा है, मतलब मार्केट फ्लैट से, या फिर जैसे हमने ये समझा है कि इक्विटी मार्केट का ये इतिहास रहा है कि बहुत बार मार्केट्स फ्लैट्स रहते हैं या फिर निगेटिव में भी रिटर्न चले जाते हैं। सो लेट्स कंसिडर कि मैं रिस्क से थोड़ा सा डरने वाला इंसान हूँ, तो ये रिस्क को मैं किस तरह से थोड़ा कम कर सकता हूँ? क्या कोई ऐसा मेरे पास ऑप्शन है अवेलेबल कि इस तरह की अगर सिनारियो आएंगे फ्यूचर में, तो उससे मैं किस तरह से टैकल कर सकता हूँ? तो ये करने के लिए बहुत आसान सी चीज़ यही है कि जो मेरा एलोकेशन टू इक्विटी है वो मेरे बेस फंड में ही कम रहे। ऐसे मैं कर सकता हूँ। तो आपके पास ऑप्शन है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से लेकर, जहाँ पे 70-80% डेट रहेगा और 20% ही इक्विटी रहेगा, वहाँ से लेकर अभी मल्टी एसेट एलोकेटर फंड्स भी आए हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन है। तो आप इक्विटी का पोर्शन चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, और जितना आप कंजर्वेटिव करोगे उतना आपका वोलेटिलिटी कम होगा, क्योंकि डेट से आपको एक रेगुलर एक्रूअल रिटर्न जो मिलना है वो मिलता रहेगा डेट पोर्शन से, डेट म्यूचुअल फंड के मतलब डेट एलोकेशन से। तो अगर हम ये देखते हैं कि इक्विटी का एलोकेशन हम कैसा रखेंगे, उस हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा वोलेटिलिटी या फिर कॉर्पस को जो हम सोचते हैं कि वो कॉर्पस कम नहीं होना चाहिए, वो पॉसिबिलिटी है। बट जितना हम सेफ्टी लाएंगे उतना रिटर्न्स भी कम रहेगा। ये इन्वेस्टर ने ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। सो द आइडियल वे कैन बी, अगेन हर एक का रिस्क प्रोफाइल अलग है, उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन अलग है, उसकी ज़रूरतें अलग है। बट आइडियली अगर हम किसी हाइब्रिड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड से विड्रॉल करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। और एक सवाल जो सर दिल में आता है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमने अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली इन द इनिशियल स्टेज ऑफ SWP? सो इसमें 4-5 गलतियां हैं। पहली तो इम्पॉर्टेंट है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मैं अगर बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम करता हूँ तो दिक्कत होगी। दूसरा, चूजिंग अ रॉन्ग फंड। इफ़ आई एंड अप सिलेक्टिंग एग्रेसिव फंड और मार्केट वोलाटाइल होता है तो दिक्कत होगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट, टैक्सेस एंड एग्जिट लोड्स में इग्नोर कर देता हूँ, बिकॉज दैट विल ऑल्सो हैव रिपरकशंस ऑन माई कैश फ्लो। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, इन्फ्लेशन। बहुत बार जैसे फिक्स डिपॉजिट में मुझे रेगुलर विड्रॉल मिलने वाला है एक्स अमाउंट, बट यहाँ पे मेरा लाइफस्टाइल तो बढ़ता जाता है, खर्चे बढ़ते जाते हैं। सो आई हैव टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। एंड फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, मान लो मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है एंड इफ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, सी समटाइम्स इट इज़ वाइज टू टेक अ टैक्टिकल कॉल टू स्टॉप योर SWP। जैसे 2008 जैसी सिचुएशन है या कोविड में, अगर उस माहौल में मेरा SWP चलता रहा तो आई विल विड्रॉ मोर नंबर ऑफ यूनिट्स टू जनरेट द सेम कैश फ्लो। सो इसके लिए मेरे पास बफर होना चाहिए। सो हैविंग नो बफर इज ऑल्सो अ वेरी रिस्की थिंग। सो आई विल से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ignoring taxation and exit loads, ignoring inflation, choosing a wrong fund, and the most important thing is having no buffer are the most important mistakes which one should avoid if they want to focus on having a seamless journey in their SWPs. So जैसे सर ने हमें बताया एक सबसे सेफेस्ट ट्रिक जिसे हम बोल सकते हैं या फिर सबसे राइट वे बोल सकते हैं कि आपको अगर SWP स्टार्ट करनी है तो ये बहुत ही योग्य रहेगा कि आप आपका 15 लाख का कॉर्पस पहले लिक्विड फंड में रखिए और उससे पहला आपके 2 साल का विड्रॉल लीजिए, ताकि आपका जो पैसा इक्विटी में है उसे ग्रो होने का एक मौका मिले, राइट? तो SWP के बारे में हमने कई सारी चीज़ें आज समझ ली, जैसे कि उसका टैक्स स्ट्रक्चर क्या है कंपेयर टू FD, कंपेयर टू रियल इस्टेट, कंपेयर टू गोल्ड, आपको इसमें क्या एडवांटेज मिलता है। उसी तरह से क्या SWP सिर्फ रिटायर्ड लोगों के लिए है क्या? तो नहीं, आप अगर युवा निवेशक हो, आप अगर आपके 20s में हो, 30s में हो, तो भी आप SIP के रूट से एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो और उसके बाद SWP का एडवांटेज ले सकते हो। ऑब्वियसली ये सब चीज़ों में निवेश करने से पहले आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ज़रूर कंसिडर करनी है। तो सर थैंक यू सो मच। आज हमने SWP के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। हमने एक केस स्टडी से भी ये डिस्कस किया कि एक अगर 60 उम्र के आदमी को अपना रिटायरमेंट पूरा प्लान करना है तो हम किस तरह से ये सब प्लान कर सकते हैं। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो 20s में है, 30s में है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करोगे, कब कौन सी उम्र में SWP स्टार्ट करना, और एक कंसिडरिंग इंडियन मिडिल क्लास एक ऐसी क्या अमाउंट हो सकती है जिसके बाद आप SWP के बारे में सोच सकते हो कि मेरा अगर पोर्टफोलियो इतने कॉर्पस का हो जाए देन आई कैन कंसिडर SWP। ऑब्वियसली ये अमाउंट पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, बट एक जनरल व्यू में आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा प्रसाद कि जैसे आपने सही बोला कि पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है, बट मैं सोचता हूँ कि अगर 1 करोड़ का कॉर्पस होता है तो महीना 50,000
आई थिंक टीयर 2 सिटीज़ या बहुत मेट्रोज में भी ये थोड़ा रिलेवेंट अमाउंट हो सकता है आज की तारीख में। आज की तारीख में 2025 में हम बात कर रहे हैं, तो 1 करोड़ पर अगर मैं मंथली 50,000 का विड्रॉल लेता हूँ तो दैट शुड बी सफिशिएंट। और ये कॉर्पस क्रिएट करने के लिए मुझे जो 15-15-15 का रूल है, अगर मैं यूज़ करता हूँ तो 15 साल में शायद मैं 1 करोड़ तक का कॉर्पस इकट्ठा कर लूँ, तो वहाँ से ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। ये सब कब पॉसिबल होगा? जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना है। सो सारी चीज़ें अगेन डिपेंड करती है कंपाउंडिंग पर। तो डेरेन हार्डी करके एक ऑथर है, उनका एक बुक है द कंपाउंड इफेक्ट। वहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको सोचना है कि आपका गोल कैसे अचीव करना है। तो ये एक गोल है आपका, सो टारगेट है आपका कि आपको जल्दी से जल्दी एक कॉर्पस बनाना है। तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस से जाना पड़ता है, एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ चॉइस। So first you choose something, your choice then converts into your habits, your habits convert into your behavior, and behavior when it is compounded helps you to achieve your goal. तो आपको choose क्या करना है? You have a choice of 5 asset classes: real estate, equity, gold, fixed income and cash. So choose the right asset class. I always say कि when I am in income generation phase, तो मुझे equity choose करना चाहिए। Habit क्या है? Equity मैंने choose कर लिया as an asset class to invest into. हैबिट है SIP, राइट? अब वो हैबिट तो मैंने बना लिया, SIP तो मेरा जा रहा है, उसको मैंने बिहेवियर में कैसे कन्वर्ट करूँगा? तो आई विल स्टेप दैट अप, राइट? आई विल कीप ऑन स्टेपिंग इट अप। जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा वैसे मैं SIP भी बढ़ाऊंगा, ना कि मेरे खर्चे बढ़ाऊंगा। करेक्ट। सो अगर मैं उस तरह से बढ़ाता रहता हूँ तो उसके बाद वो बिहेवियर के साथ मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूवमेंट्स आई हैव टू बी स्टेडफास्ट, एंड देन दैट विल गिव मी कंपाउंडिंग। और उसमें से फिर 1 करोड़ नहीं, शायद ज़्यादा भी कॉर्पस बन जाएगा। तो अगर आप ये कर लेते हो, और दूसरा जो मैंने एक फॉर्मूला बोला, SIP प्लस लमसम प्लस SWP इज इक्वल टू अर्ली रिटायरमेंट। तो जहाँ पे ये सारी जर्नी में आपको लमसम करने का मौका मिले, यू इन्वेस्ट एंड क्रिएट अ कॉर्पस। और अगर ये कॉर्पस अच्छी तरह से बन गया तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुँच पाओगे। आई एम ऑल्सो 41 राइट नाउ, सो आई विल बी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट ये चीज़ें मैंने बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए देखी है, और ये मेरे साथ भी हुई है। दैट एक लेवल पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से फ्रीडम के बीच में हम सब पहुंच गए बाय गोइंग थ्रू दिस जर्नी। इट हैज़ हेल्प्ड अस। तो मैं हमेशा बोलता हूँ वो द कंपाउंड इफेक्ट बुक बहुत ही सही है। इन्वेस्टर शुड एटलीस्ट स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप, स्मॉल SIP, जस्ट डू स्टेप अप, दे विल रीच देयर गोल। ओके, तो हमने जैसे समझ लिया कि आज के तारीख में हो सकता है 1 करोड़ अमाउंट आपके लिए सफिशिएंट हो, प्रोवाइडेड आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप खर्चा किस तरह से करते हो, इससे डिपेंडेंट वो अमाउंट है। तो वो अमाउंट हो सकता है आपके केस में 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, और ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से 15 साल आगे की सोचोगे तो आज की जो 1 करोड़ की वैल्यू है वो ऑब्वियसली 15 साल बाद उतनी रहेगी नहीं। तो आज का 1 करोड़ हो सकता है 15 साल बाद आपको वो 2.5 या 3 करोड़ के करीब चला जाए। लेकिन थैंक यू सो मच सर, आज आप यहाँ पे आए और हमें SWP के बारे में सर ने जो भी बताया। इफ़ यू स्टिल हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स, अगर आपकी कोई भी शंकाएं हैं, सो प्लीज आस्क देम इन द कमेंट बॉक्स, हम जरूर आपको उसका रिप्लाई करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।